गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बचा हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बचा हुआ विकास डेवलपमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विकास डेवलपमेंट, निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट, बी उपनिवेशीकरण डीकोलोनाइजेशन का समर्थन किया। सोवियत संघ की विघटन के पश्चात भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन सिद्धांतों पर अड़ी है। नैम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसमें विश्व शांति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। यह आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका बहुमत होने के कारण महाशक्तियों को अनेक बार अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए बाध्य किया है, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट इत्यादि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदानों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। एक में नैम की बढ़ती हुई नैतिक बल एवं संख्या ने शीत युद्ध में कमी लाया तथा नवोदित एशिया एवं अफ्रीका के देशों को स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने तथा गुटबाजी से दूर रहने में मदद किया। दूसरा, यूएन की प्रकृति में परिवर्तन लाया और महाशक्तियों की गतिविधियों को अपने नैतिक बल के आधार पर नियंत्रित किया। प्रारंभ में महाशक्ति गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की नीयत पर संदेह करती थी, परंतु विश्व शांति में इसके योगदान के कारण महाशक्तियाँ इन राष्ट्रों को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप यूएनओ की प्रकृति लोकतांत्रिक हो गई। तीसरा, नैम राष्ट्र नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जियो और जीने दो की विचारधारा को बढ़ावा दिया। यह शीत युद्धकालीन गुटबाजी की नीति से अपने आप को अलग रखा। हतोत्साहित राष्ट्रों ने शस्त्रीकरण की नीति को हतोत्साहित करते हुए निशस्त्रीकरण की नीति को प्रोत्साहित किया। पाँचवें, इसी कारण नैम राष्ट्रों ने पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, पीएनई, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रीटी, फर्स्ट स्टार्ट सेकेंड स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी संधि का समर्थन किया। छठा, नैम राष्ट्रों ने भी उपनिवेशीकरण का समर्थन किया। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए अफ्रीकन मोर्चा, अफ्रीकन फ्रंट, अफ्रीकन कोष, अफ्रीकन फंड का गठन किया गया, जिससे अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष को बढ़ावा दिया जा सके। नैम ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अंकटाड, नियो एवं G77 का गठन किया। आठवें, विश्व शांति स्थापित करने में यद्यपि इसके अधिकांश प्रयास असफल रहे, परंतु क्यूबा मिसाइल संकट 1962 एवं भारत चीन युद्ध 1962 में इसने सक्रिय भूमिका निभाया। नौवीं, नैम ने नस्लीय भेदभाव को संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया। दसवें, नैम ने शक्ति की राजनीति से अपने आप को पृथक कर विश्व से तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में नैम शीत युद्धोत्तर काल में नैम में अनेक परिवर्तन हुए, क्योंकि वर्तमान विश्व में शक्ति के अनेक केंद्रों का उदय हुआ, जिसके मध्य सहयोग एवं संघर्ष दोनों चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में नैम को सभी केंद्रों के साथ अपना संबंध बनाना जरूरी हो गया है। वर्तमान विश्व में आर्थिक संसाधनों पर विकसित देशों का अधिकार बना हुआ है। विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य असमानता परस्पर बढ़ रही है। विश्व का 70% लोग जो विकासशील देशों में निवास करते हैं, उनके पास मात्र 15% आर्थिक संसाधन है। पूर्व में प्रचलित उपनिवेशवाद का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, परंतु विकसित देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से नव उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है। विश्व की नई पीढ़ी का नेतृत्व जिसने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं लड़ा, वे नैम के मूल्य को नहीं समझे। उपरोक्त परिदृश्य में यह कहा जा सकता है कि नैम का अत्यधिक विकास हुआ है। साथ ही यह आंदोलन निम्नलिखित समस्याओं से भी ग्रसित है। एक में नैम के सदस्य देशों के मध्य परस्पर विवाद है और इन विवादों का समाधान करने में वे असफल रहे। दूसरा, कुछ नैम राष्ट्र अपने अस्त्र शस्त्रों पर अत्यधिक खर्च कर रहे हैं, जिसके उनका आर्थिक विकास मंद हो गया है। तीसरा, विकसित देशों द्वारा इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया। वे नैम राष्ट्रों को अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। 4 में विभिन्न सदस्यों के मध्य सामंजस्यता का अभाव है। नैम को निम्नलिखित तरीके से मजबूत किया जा सकता है। बी के कोल ने अपनी पुस्तक न्यू होराइजन ऑफ नैम में नैम को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सलाह दिए। एक में नैम राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्र जो इस आंदोलन से सद्भावना रखते हैं, उन्हें अपने परस्पर विवाद शांतिपूर्ण तरीके से
समझाना सुलझाना चाहिए। उन्हें शस्त्र होड़ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शक्ति समूह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने भूभाग में स्थित महाशक्तियों के सैनिक अड्डों को समाप्त कर देनी चाहिए। इससे उनका सुरक्षा बजट घटेगा, जिससे वे विकासात्मक कार्यों में लगा सकें। दूसरा, नैम के सभी राष्ट्र यह उद्घोषित करें कि उनके किसी एक सदस्य के विरुद्ध आक्रमण सभी पर आक्रमण समझा जाएगा तथा आक्रमण की स्थिति में भी वे अपने सदस्य राष्ट्र को तब तक मदद करें जब तक कि आक्रांता को पराजित न किया जा सके। तीसरा, नैम के विकसित राष्ट्रों पर दबाव डालना चाहिए कि वे निरस्त्रीकरण को अपनाएं, जिससे वे आर्थिक संसाधनों को विकासात्मक कार्यों में लगा सके। चौथा, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों जैसे सामाजिक मुद्दे आदि का विरोध करना चाहिए और अपनी आर्थिक निर्भरता विकसित देशों पर कार्य अधिक कम करनी चाहिए। अगला, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात या शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात या 21वीं सदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2.0 में इसकी प्रासंगिकता। 4 आलोचकों का मानना है कि ध्रुवों का अंत, सोवियत संघ का विघटन, बर्लिन के दीवार का गिरवा, रूस का महाशक्ति के रूप में पतन, अवलिक समाप्ति इत्यादि के फलस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया। इसीलिए इस आंदोलन को पुनः अपनी प्रासंगिकता की तलाश करनी चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन सार्वभौमिक समस्याएं यथा लोकतंत्र, निशस्त्रीकरण, विकास, शांति, नवोपनिवेशवाद की समाप्ति, स्वतंत्रता इत्यादि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। यह शीत युद्ध में जितना प्रासंगिक था उतना ही शीत युद्धोत्तर काल में है। नैम के समक्ष वर्तमान में अनेक चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, जनसाधारण, आणविक अस्त्र शस्त्र, प्राकृतिक विपदा, जो विश्व शांति, लोकतंत्र एवं मानवता के विरुद्ध एक खतरा के रूप में उभर रहा था। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समक्ष शोषण, युद्ध, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां इत्यादि समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं की समाप्ति एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, शीत युद्ध, तनाव, शिथिल्य आदि सभी परिस्थितियों में प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र के पाँचवें सम्मेलन 1974 में नियो की मांग प्रस्तुत की गई। नियो के तहत निम्नलिखित मांगों को प्रस्तुत किया गया। एक में प्राकृतिक संसाधनों पर विकासशील देशों का नियंत्रण। दूसरा, विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों की वस्तुओं का पहुंच। तीसरा, विकसित देश विकासशील देशों को आधुनिक तकनीक हस्तांतरित करे। चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण। उपरोक्त मांगों को लेकर निरपेक्ष आंदोलन ने G77 वर्तमान में 116 सदस्य का गठन किया, जो उपरोक्त मांगों को संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सके। नियो स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों ने विली ग्रांट कमेटी 1977 का गठन किया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह अनुशंसा किया कि विकसित देश विकासशील देशों को अपनी GDP का 1% आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगा। उपरोक्त प्रतिवेदन पर 1981 में कैनकुन, मैक्सिको सम्मेलन आयोजित की गई, जिसे उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है, नॉर्थ साउथ डायलॉग। इस सम्मेलन में विकसित देशों का विकासशील देशों के प्रति रवैया नकारात्मक रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने विकासशील देशों को बिना पेंती का बर्तन कहा, और इसका तात्पर्य यह था कि विकासशील देशों को सहायता देने के बावजूद भी वहां से गरीबी नहीं हटाई जा सकती। उत्तर दक्षिण संवाद की असफलता के बाद विकासशील देशों ने दक्षिण दक्षिण संवाद को बढ़ावा दिया। विकासशील देशों में भी अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा में आर्थिक संसाधन है, जैसे खाड़ी देश। अगर इन संसाधनों को विकासशील देशों में निवेश किया जाए तो वहां से गरीबी की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। परंतु विकासशील देशों के मध्य भी दक्षिण संवाद असफल रहा। दक्षिणी देशों में भी कुछ देश प्रौद्योगिकी के मामला में अत्यधिक विकसित है, जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि। ये देश भी परस्पर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने जिन बैंकों की स्थापना की, जिसके माध्यम से भारत डेयरी विकास से संबंधित जानकारियों को अन्य विकासशील देशों को उपलब्ध करा रहा है। पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को रोकने के लिए विकासशील देशों ने यह फैसला किया कि इसके लिए एक पत्रिका प्रकाशित किया जाए, जिसे सभी विकासशील देशों को भेजा जाए। पत्रिका छपी, परंतु जब इसे खरीदने की बारी आई तो विकासशील देशों ने पीठ दिखा दिया, जिससे दक्षिण सहयोग को गहरा धक्का लगा।
वर्तमान में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इब्सा के माध्यम से दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, परंतु इब्सा का भी विकास दर उतना नहीं है जितना कि इससे अपेक्षा किया गया था। इब्सा के सभी सदस्य ब्रिक्स के भी सभी सदस्य हैं। ब्रिक्स एक सफल संगठन माना जा सकता है, परंतु इब्सा नहीं। विकासशील देश नियो की स्थापना करना चाहते हैं और ये PIEO अर्थात वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO का विरोध करते हैं, क्योंकि IMF और विश्व बैंक के द्वारा विकासशील देशों को ऋण की आपूर्ति में तरह तरह की शर्तें रहती है, जैसे संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत विकासशील देशों पर अनेक प्रकार के शर्त आरोपित करते हैं, जैसे राजकोषीय घाटे को कम करे, कृषि एवं जन कल्याण पर दी जा रही अनुदान को कम करे। अगर ऐसा होता है तो विकासशील देशों में महंगाई और बढ़ेगी, खाद्यान्नों की कीमत बढ़ेगी और इन देशों की बाजार में विकसित देश अपने सस्ते खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सकेंगे। इससे विकासशील देशों को विकास अत्यधिक प्रभावित होगा। PIEO की यह मांग है कि विकासशील देश विकसित देशों को बाजार सुविधाएं प्रदान करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबंध अधिरोपित न हो जो विकासशील देश के हित में न हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकसित देशों के इन मांगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रहा है, जैसे विकसित देशों के द्वारा पर्यावरण एवं बाल श्रम के मुद्दों को लेकर विकासशील देशों के उत्पाद को विकसित देशों के बाजार में पहुंच को कठिन बना देता है। विकासशील देशों के विरोध के कारण इन मुद्दों को WTO में सम्मिलित नहीं किया गया। निष्कर्ष उपरोक्त पहलुओं को देखते हुए यह कहना अनुचित होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान अप्रासंगिक है, परंतु अनेक राजनीतिक विशेषज्ञ इस आंदोलन की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि इसका कुछ वास्तविक उपलब्धि नहीं रहा है, परंतु हमें किसी संगठन की प्रासंगिकता का परीक्षण उसकी सफलता एवं असफलता के आधार पर न करके इस आधार पर करनी चाहिए कि इस संगठन में विश्व शांति की स्थापना की दिशा में इतने ईमानदारी से प्रयास किया है। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पहले भी प्रासंगिक था और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। यूरोपियन यूनियन, अगला है यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन के कार्य एवं शक्ति का विवेचन करें। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन के संगठनात्मक स्वरूप का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, भारत एवं यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों को विवेचन करें। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक संकट पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। अगला क्वेश्चन, ब्रेक्जिट में एवं उनके प्रभाव का विवेचन करें। परिचय, 5 यूरोपीय देश फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी एवं नीदरलैंड ने मिलकर एक छोटी सी क्षेत्रीय सहयोग संस्था बनाई, जिसे बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार का रूप दिया गया। बाद में इनकी सदस्य संख्या बढ़कर 15 तथा वर्तमान में 27 हो गई। इसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का संगठन है जो maastricht संधि के द्वारा 1993 में अस्तित्व में आया। यूरोपियन यूनियन की कुल जनसंख्या 50 करोड़ तथा PPP के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 21% है। यूरोपियन यूनियन में एक समान बाजार, कानून व्यवस्था, सभी सदस्यों का एक दूसरे राज्य में स्वतंत्र प्रवेश इत्यादि सम्मिलित है। शेंजन समझौता, जो 22 यूरोपियन देशों के मध्य संपन्न किया गया था, इसके द्वारा सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों के लिए वीजा एवं पासपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। इन राष्ट्रों ने व्यापार, कृषि, मत्स्य पालन, क्षेत्रीय विकास इत्यादि के लिए एक समान नीतियों का अनुसरण किया गया। प्रारंभ में 16 राष्ट्रों ने मिलकर यूरोजोन का गठन किया, जहां एक समान मुद्रा यूरो प्रचलित है। यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्यों ने समान सुरक्षा एवं विदेश नीति का संकल्प पारित किया है। यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र, UN, WTO, G8, G20 एवं अन्य प्रभुसत्ता संपन्न संगठनों में भी है। यूरोपियन यूनियन का महत्वपूर्ण अंग यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय न्यायालय एवं यूरोपीय केंद्रीय बैंक इत्यादि। यूरोपीय यूनियन का महत्वपूर्ण अंग है यूरोपीय संसद का चुनाव 5 वर्षों के लिए यूरोपीय नागरिकों के द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध तक अंधराष्ट्रवाद एवं संकीर्णतावाद के कारण यूरोपियन देशों के मध्य हमेशा युद्ध होते रहता था। इन राष्ट्रों के मध्य युद्ध न केवल प्राचीन एवं मध्यकाल में होता था, बल्कि आधुनिक काल में भी वे एक दूसरे से लड़ा करते थे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी यूरोपीय देश जिम्मेदार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ। एक समय था जब यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय शक्ति कमजोर हो गई।
फ्रांस एवं ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रही। इन देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिका एवं सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसीलिए इन देशों ने यह महसूस किया कि अगर वे विखंडित एवं एक दूसरे से लड़ते रहें तो उनके आंतरिक मामलों में बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। इसीलिए इन देशों के मध्य एकता के प्रयास प्रारंभ हुए। इसकी प्रथम अभिव्यक्ति 1951 या 1991 की यूरोपियन कोल एवं स्टील कम्युनिटी तथा इसके बाद यूरोपियन एटॉमिक यूनियन, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, बेनेगल्स यूनियन इत्यादि का गठन किया गया। इस प्रकार के अनेक संधियों के पश्चात अंततः 1993 में मास्ट्रिच संधि उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सभी राष्ट्रों को कोपेनहेगन शर्तों को मानना पड़ता है और इसके अंतर्गत अस्थायी लोकतंत्र, मानवाधिकार का सम्मान, कानून का शासन, प्रतिस्पर्धा में सक्षम बाजार प्रणाली तथा यूरोपियन यूनियन संधि में उल्लेखित शर्तें शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रस्तावित कानून के 2 भाग हैं। भाग 1 का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होता है, जबकि भाग 2 को क्रियान्वित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यूरोपियन यूनियन के अंग। यूरोपियन यूनियन का वर्तमान स्वरूप मास्ट्रिच संधि पर आधारित है और इस संधि के प्रावधान के अनुसार 1 जनवरी 1999 तक एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई। वही आर्थिक एकीकरण में पहला प्रयास के तहत 1 जनवरी 1994 में स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन का प्रारंभ हुआ तथा क्रमशः यह 17 राष्ट्रों की मुद्रा बन गया। यूरोपियन यूनियन के विकास में नाइस संधि एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संधि के द्वारा यूरोपियन यूनियन का विकास किया गया और इसमें 10 नए राष्ट्रों का शामिल किया गया, जिसमें से अधिकतर पूर्व सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। और इस सम्मेलन में मुद्रा संघ की सदस्यता अनिवार्य न बनाकर ऐच्छिक बनाया गया और इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य था मतदान प्रक्रिया सरलीकरण तथा मानवाधिकारों की घोषणा। साम्यवादी देशों को यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित करने का प्रयास नाटो का पूर्व की ओर देखो भी माना जाता है, जिससे रूस का प्रभाव क्षेत्र को कम किया जा सके। पूर्व सोवियत रिपब्लिक यूक्रेन को नाटो का सहयोगी राष्ट्र का दर्जा भी दिया गया, जिसका रूस के साथ सीमा संघर्ष भी हो चुका है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के द्वारा 5वीं पीढ़ी का युद्ध का विमान यूरोफाइटर बनाने का लक्ष्य नाटो पर यूरोपियन यूनियन की निर्भरता को कम करना है। यूरोपियन यूनियन के विकास में लिस्बन संधि एक महत्वपूर्ण कदम था। 13 दिसंबर 2007 को यूरोपीय देशों ने संघीय निर्णय प्रक्रिया में सुधार के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और इस संधि के तहत 6 महीने की सक्रिय अध्यक्षता के आधार पर 1.5 वर्ष कार्यकाल वाले अध्यक्ष का प्रावधान किया गया। यूरोपीय संसद में सदस्य के मतों का आवंटन इन राष्ट्रों की जनसंख्या के आधार पर किया गया और इस संधि में सदस्य राष्ट्रों को सहायता, विदेश नीति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया और इस संधि में यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या को घटाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त शेंजन संधि भी यूरोपीय यूनियन के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें वीजा संबंधी कानूनों का उदार बनाया गया, पासपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, एकल नागरिकता पर बल दिया गया एवं मुक्त व्यापार की बात की गई। इस तरह विभिन्न सम्मेलनों के जरिए यूरोपियन यूनियन का विकास हुआ। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन प्रक्रियात्मक सिद्धांत के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। एकल संसद के अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन एकल विदेश नीति, एकल सुरक्षा नीति को अपना रहा है, जिससे महाशक्तियों का इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कम हो सके। यूरोपियन यूनियन की प्रक्रियाओं का वर्णन आर्टिकल 3 में किया गया, जिसके तहत सदस्य राष्ट्रों के वस्तुओं से आयात निर्यात शुल्क एवं प्रतिबंध को हटाना, भुगतान संतुलन की समस्या को कम करना एवं आयात निर्यात के लिए एक नीति अपनाना। यूरोपियन यूनियन के अनुच्छेद 4 में महासभा परिषद एवं न्याय सभा है। महासभा की सदस्य यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि है। परिषद में सभी देशों का एक प्रतिनिधित्व रहता है। न्याय सभा के 7 अंग है जो संधि की व्याख्या करता है। वैश्वीकरण के दौर में यूरोपियन यूनियन वर्तमान में सदस्य देशों के मध्य व्यापार शुल्क मुक्त हो गया और इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर श्रम, रोजगार एवं उत्पादन गतिविधियां बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं तथा पूंजी प्रवाह फ्लो पर भी कोई
एक प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान में अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन सैनिक क्षमता को छोड़कर बाकी सभी मामलों में अमेरिका के दरकिनार करने की शक्ति यूरोपियन यूनियन में है। यूरो को डॉलर का प्रतिस्पर्धी समझा जाता है। साथ ही यह भी कयास लगाया जाता है कि भविष्य में यूरो का महत्व डॉलर से अधिक हो जाएगा। परंतु यूरोपियन आर्थिक संकट एवं ब्रेक्जिट ने यूरोपियन यूनियन को हिलाकर रख दिया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संकट लंबे समय तक अनवरत रूप से जारी रहता है तो यूरो का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज यूरोपियन यूनियन का एकल व्यापार नीति, एकल संसद एवं एकल मुद्रा है, जिसका अनुसरण सार्क एवं आसियान अफ्रीकन यूनियन जैसे संगठन भी करना चाहता है, क्योंकि वर्तमान आर्थिक संगठनों में से यूरोपियन यूनियन ही सबसे अधिक सुदृढ़ एवं सफल है। यूरोपियन यूनियन का परस्पर व्यापार उनके विश्व व्यापार का लगभग 67% है, जबकि आसियान का 27 से 29%, नाफ्टा 27% सार्क 4 से 5% सारस, और इस कारण भी यूरोपियन यूनियन विश्व का सबसे सफल आर्थिक संगठन समझा जाता है। वर्तमान में इटली एवं स्पेन का आर्थिक संकट यूरोप का आर्थिक संकट माना जा रहा है, जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर रहा है। विश्व के अमीर देशों में गिने जाने वाले स्पेन एवं इटली का विकास दर नकारात्मक हो गया था। इन देशों में सरकार सार्वजनिक खर्चों में कमी एवं कर्मचारियों में छंटनी की थी। यूरोपियन यूनियन का आर्थिक संकट का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। यूरोपियन यूनियन ने इन संकटग्रस्त देशों को उभारने के लिए अरबों डॉलर का भारी पैकेज, ऋण इत्यादि प्रदान किया था, और इसके बावजूद भी इस संकट को समाप्त नहीं किया जा सका। ब्रिक्स देशों ने भी इन संकटग्रस्त देशों को $80 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, जिसमें सबसे अधिक योगदान चीन का $65 बिलियन, भारत $10 बिलियन तथा शेष ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के द्वारा किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन विश्व का सबसे एक सफलतम आर्थिक संगठन है। इसकी सफलता विश्व शांति, वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं अन्य क्षेत्रीय संगठनों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। भारत एवं यूरोपियन यूनियन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाला भारत पहला देश है। इनके संबंधों की शुरुआत 1964 में हुई, जब भारत ने यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC के साथ संबंध स्थापित किया। शीत युद्ध के दौरान दोनों के संबंध सामान्य नहीं थे, क्योंकि भारत में गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया एवं इसका झुकाव सोवियत संघ की ओर था, जबकि यूरोपियन यूनियन के देशों का झुकाव अमेरिका की तरफ था तथा इनके अधिकांश राष्ट्र नाटो का भी सदस्य था। पाकिस्तान का CA2 साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ग्रहण करने के कारण जम्मू कश्मीर के मुद्दा पर यूरोपियन यूनियन ने सदैव पाकिस्तान का पक्ष लिया तथा पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति भी की। 1965 एवं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यूरोपियन यूनियन के देशों का समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त था, और इस दौरान यूरोपियन यूनियन सदैव भारत पर दबाव बनाते रहा कि वह NPT CTBT जैसे भेदभावपूर्ण संबंध पर हस्ताक्षर कर दे और अपने आणविक एवं मिसाइल कार्यक्रमों को बंद कर दे। यूरोपियन यूनियन ने भारत की 1974 के आणविक परीक्षण का भी कटु आलोचना किया था। 2000 से दोनों अपने संबंधों को और अधिक गति प्रदान एवं विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिस्बन संधि किया गया, जिसके माध्यम से भारत में यूरोपियन यूनियन में राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों पर समानता प्रकट की गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण उत्पन्न खतरे के प्रति चिंता व्यक्त की गई। जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र का सवाल है, इसमें संरक्षणवादी नीतियों का विरोध एवं बहुपक्षीय व्यापार पर सहमति प्रकट की गई। इसके अलावा नागर विमानन क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक समझौता हुआ। दूसरी लिस्बन समझौते में दोनों देशों के मध्य सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की तलाश पर बल दिया गया। भारत की सर्व शिक्षा अभियान में यूरोपियन यूनियन आर्थिक सहयोग कर रहा है। तीसरे लिस्बन सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत के पक्ष में सहमति बनी। इस सम्मेलन के एक संयुक्त वक्तव्य में विभिन्न क्षेत्रों में भारत एवं यूरोपियन यूनियन के मध्य सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। भारत एवं यूरोपियन यूनियन के मध्य कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ रहा है। लोकतंत्रीय मूल्यों में विश्वास, मानवाधिकार, बहुलवाद, स्वतंत्र मीडिया, विधि के शासन में आस्था दोनों के मध्य स्वाभाविक साझेदारी प्रकट करता है। 5वीं लिस्बन शिखर सम्मेलन में
5वीं लिस्बन सम्मेलन में रणनीतिक भागीदारी एवं सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों में से लड़ने के लिए एक 5 सूत्री कार्यक्रम की कार्य योजना पर सहमति प्रकट की। दोनों देशों के मध्य अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। बढ़े लिस्बन सम्मेलन में गैलीलियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली में भारत को शामिल करने में यूरोपियन यूनियन ने सहमति व्यक्त की। दोनों तकनीक के क्षेत्र में अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। 7वें सम्मेलन में निवेश एवं व्यापार संधि पर सहमति प्रकट की गई, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने यूरोपियन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि यूरोपियन कंपनियां भारत में 13% लाभ कमा रही हैं, जबकि उनका वैश्विक औसत 6% है। यूरोपियन यूनियन ने सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने के लिए भारत के सहयोग की सराहना की। 8वें सम्मेलन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को शीघ्र लागू करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों और निवेश आदि में सहयोग की बात की तथा जैव ईंधन सहयोग का वादा किया गया। दोनों पक्षों ने व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने नागरिकों को वीज़ा नियमों में सरलता प्रदान करेंगे, क्योंकि भारत से हजारों विद्यार्थी यूरोपियन देशों में रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मामलों में भी यूरोपियन यूनियन भारत को मदद करेगा। भारत एवं यूरोपियन यूनियन संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिकरण के पक्षधर हैं। आज संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। यूरोप से जर्मनी अस्थायी सदस्यता चाहता है, जिसका भारत समर्थन करता है। ब्रिटेन एवं फ्रांस भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन पहले ही कर चुका है। दोनों ही पक्ष संयुक्त राष्ट्र को अधिक न्यायसंगत बनाने की बात कर रहे हैं। भारत, फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर समझौता हो चुका है। दोनों देशों ने भारत को NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भी परमाणु तकनीक देने पर सहमत हो गया है। भारत एवं फ्रांस के बीच राफेल युद्धक विमान समझौता बढ़ते भारत यूरोपियन सहयोग को प्रदर्शित करता है। भारत यूरोपियन यूनियन के मध्य सहयोग के अलावा कई क्षेत्रों में विरोध बना हुआ है। NPT एवं CTBT को लेकर यूरोपियन देश भारत पर दबाव बना रहा है। यूरोपियन देश चाहता है कि भारत NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर कर दे। भारतीय उत्पादों पर रोक लगाने के लिए यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ मिलकर सामाजिक उपबंध का मुद्दा उठाती रहती है, जिससे कि वे अपने बाजार को संरक्षण दे सके। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत अपना बाजार खोले, जबकि भारत यूरोपियन यूनियन से निर्यात सब्सिडी खत्म करने की मांग कर रहा है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भारत आर्थिक व्यापार को तीव्र करे, जबकि भारत चाहता है कि यूरोपियन यूनियन टैरिफ बैरियर्स को समाप्त करे। दोनों पक्षों के मध्य WTO के प्रावधानों पर भी मतभेद है और इनके बावजूद भी भारत एवं यूरोपियन यूनियन के मध्य सहयोग कर रहा है। भारत की विकास कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन महत्वपूर्ण भागीदार है। जहां भारत उच्च तकनीक पूंजी विकास चाहता है तो यूरोपियन यूनियन की तरफ आकर्षित है, वहीं यूरोपियन यूनियन भारत की विशाल बाजार एवं मानवीय संसाधन के प्रति आकर्षित है। दोनों के मध्य संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं तथा आशा की जाती है कि भविष्य में यह और विकसित होंगे। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा भारत के द्वारा आणविक परीक्षण ने शीत युद्धोत्तर काल में दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाया। परंतु इस समय भी यूरोपियन यूनियन भारत से यह अपेक्षा कर रहा है कि वह NPT, CTBT इत्यादि पर हस्ताक्षर कर दे, कोटा रेजिम को समाप्त करे, सामाजिक मुद्दों जैसे बाल श्रम एवं पर्यावरण पर अमेरिका एवं यूरोपियन यूनियन के पक्ष का समर्थन करे। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देश भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। मानवाधिकार एवं आतंकवाद के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का वह हिस्सेदार बनना चाहता है। भारत का यूरोपियन यूनियन के प्रति आकर्षण का कारण यह है कि WTO के वार्ताओं का विफलता के बाद यह यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापक समझौते के द्वारा उदार व्यापार, सेवाओं एवं निवेश के लिए एक वैकल्पिक मंच बन सकता है। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन का भारत के प्रति आकर्षण इस कारण से है कि वह विकासशील देशों में सबसे अधिक विकसित है, आर्थिक सुधार के फलस्वरूप तीव्र गति से विकास कर रहा है, तृतीय विश्व के नेता एवं सफल लोकतांत्रिक देश हैं। इसके अतिरिक्त भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अमेरिका एवं जापान से अधिक यूरोपियन यूनियन कर रहा है। आज भारत में 35 बड़ी विदेशी कंपनियों में से 8 यूरोपियन यूनियन का है।
जो यूरोपियन यूनियन का आर्थिक एकीकरण एवं भारत का उदारीकरण दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या है? क्वेश्चन यह मुद्दा थी कि क्या ब्रिटेन को यूरोपियन संघ से बाहर निकालना चाहिए या नहीं। ये एक जनमत संग्रह के माध्यम से फैसला किया गया। यूके राष्ट्र में 4 राजनीतिक इकाइयाँ हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आइसलैंड एंड वेल्स। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड शामिल है। यूके ने वर्ष 2016 में आयोजित एक करीबी जनमत संग्रह में यूरोपियन यूनियन छोड़ने के पक्ष में तथा 48% लोगों ने इनके विरुद्ध निर्णय लिया। यूरोप के साथ ब्रिटेन के रिश्ते पर यह दूसरा जनमत संग्रह है। इससे पहले 1975 में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था और इस जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय साझा बाजार क्षेत्र के साथ संबंध बनाए रखने का निश्चय किया था। ब्रेक्जिट से पूर्व भी यूके यूरोपियन यूनियन से पूर्णतः नहीं जुड़ा था, क्योंकि उसने न तो यूरो को अपनाया था, न ही पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्रफल शेंगेन समझौता का हिस्सा था। ब्रेक्जिट के फायदे क्या हैं? इससे ब्रेक्जिट को प्रतिस्पर्धा यूरोपियन बजट का 12 बिलियन डॉलर बजेगा। साथ ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के नियम कायदा कानून से मुक्त हो जाएंगे और इससे ब्रेक्जिट समर्थकों के अनुसार ब्रिटेन में अधिक निवेश होगा। इससे इनकी व्यापार बढ़ेगी। परंतु परिणाम यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य राज्यों के साथ ब्रिटेन के नए व्यापार सौदे पर निर्भर करेंगी। अप्रवासन। ब्रेक्जिट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा कैसे था? ब्रिटेन यूरोप के साथ पूर्ण खुली सीमा नीति का पालन नहीं करता है और ब्रिटेन में आने वाले लोगों से पासपोर्ट की मांग करता था। यूरोपियन यूनियन के श्रम नियमों के तहत किसी सदस्य राज्य के किसी भी नागरिक को किसी अन्य सदस्य राज्यों में रहने और काम करने का अधिकार है और इस नियमन के कारण 9,42,000 पूर्वी यूनियन ब्रिटेन में रहते थे। ब्रेक्जिट समर्थकों का मानना था कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने पर प्रवासियों को रोका जा सकता है, जिससे ब्रिटेन की अस्थायी लोगों को ज़्यादा रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। यूरोपियन यूनियन छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 के अनुसार ब्रिटेन के संसद को यूरोपियन यूनियन से बांधने वाले सभी कानूनों को निरस्त करना होगा और शेष 27 देशों के साथ उन्हें नए व्यापार और यात्रा समझौता के साथ प्रतिस्थापित करना होगा। ब्रिटिश संसद ने इस तरह की प्रस्ताव पारित कर दिया है। ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपियन देशों के साथ समझौता वार्ता चल रही है। ब्रिटेन 1 जनवरी 2021 से यूरोपियन यूनियन से पूर्णतः अलग हो गया। ब्रेक्जिट का नकारात्मक प्रभाव। ब्रेक्जिट का नकारात्मक प्रभाव। एक में स्कॉटलैंड, जो यूरोपियन यूनियन में अपने अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का आधा हिस्सा भेजता था, ब्रेक्जिट का विरोध करता है। स्कॉटलैंड कई बार उद्घोषणा कर चुका है कि वह ब्रिटेन से निकलने के लिए जनमत संग्रह कराएगा। इससे ब्रिटेन में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, बाकी यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र ब्रिटेन से किनारा कर सकते हैं। तीसरा, यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा वित्त प्रदान करने वाला देश ब्रिटेन था। इससे यूरोपियन यूनियन की प्रासंगिकता क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, यूरोपियन यूनियन विश्व के अन्य आर्थिक संगठनों के लिए एक आदर्श प्रारूप था जिस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, यूरोपियन यूनियन विश्व के अन्य आर्थिक संगठनों के लिए एक आदर्श प्रारूप या जिस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकती है। पाँचवीं, यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों में भी यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा आंदोलन चल रही है। यूरोपियन यूनियन के अन्य देश भी ब्रिटेन का अनुसरण कर सकता है।
ब्रेक्जिट का भारत पर प्रभाव। भारत की अधिकांश कंपनियां जो यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करता था, उसका मुख्यालय एवं उत्पादन गतिविधियां मुख्यतः ब्रिटेन में था, जहां से वे यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के साथ मुक्त व्यापार करता था। वे प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, फलस्वरूप भारतीय कंपनियों को अपना आर्थिक गतिविधि यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों में हस्तांतरित करना पड़ सकता है। तीसरा, भारतीय आईटी उद्योग के लिए यूरोप दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां से भारत का व्यापार लगभग $100 बिलियन का होता है। ब्रेक्जिट से यह प्रभावित हो सकता है। चौथा, भारतीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन उन्हें तरह तरह की प्रलोभन देने का घोषणा कर चुका है, परंतु दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार को लेकर अभी तक कोई सरकारी समझौता नहीं हुआ है। यूएनओ क्वेश्चन, विश्व शांति एवं स्थापित सुनिश्चित करने में यूएनओ की भूमिका। क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिकरण या सुधार एवं भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए दावा। अगला क्वेश्चन, यूएन शांति सेना में भारत की भूमिका। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं उनका क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन, न्यायालय एवं उनका कार्य, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, यूएनओ एवं सामूहिक सुरक्षा। अगला, यूनेस्को। अगला, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर फंडिंग। अगला, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला, विश्व शांति एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। परिचय। यूएनओ की परिचय में यूएनओ का उद्देश्य, यूएनओ का सिद्धांत, यूएनओ की भूमिका, राजनीतिक न्याय।